जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, अमेरिका की एक खबर आई। अमेरिका में पेंटागन है। जिस तरीके से हमारे यहाँ रक्षा मंत्रालय है, वैसे ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को पेंटागन कहते हैं। तो पेंटागन की एक खबर आई जिसमें सैटेलाइट इमेजेस को जारी करके अमेरिका ने ये कहा कि भाई 1,20,000 सैनिक अभी भी चाइना इंडिया बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत को बहुत सोच समझ के मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, शांति से सोच समझ के आगे बढ़े, क्योंकि चाइना भरोसे के लायक नहीं है। वेरी गुड, ये जो शब्द बताए। अब ऑब्वियस सी बात है, भारत में एक पार्टी है जो इन शब्दों को उठा लेती है, और 2 दिन पहले हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था कि भाई ये जो पार्टी है, ये उसने तो वीडियो बना दिया, और मैं वो वीडियो बनाया और इस तरीके से अपमानजनक तरीके से बनाया जैसे प्रधानमंत्री मोदी को हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हुए दिखाया गया है, और चाइना के जो शी जिनपिंग है वो इस तरीके से हाथ दिखा रहे हैं जैसे मोदी जी शी जिनपिंग के सामने बहुत ही तरीके के साथ हाथ जोड़कर खड़े हुए हों, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उनसे माफी टाइप की मांग रहे हैं। और उसके बाद एक पूरी की पूरी रिपोर्ट कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करी, और उसमें ये कहा कि भाई मोदी सरकार ने झूठ बोला है, चाइना की सेना अभी भी बॉर्डर के ऊपर 1,20,000 के करीब है। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका की रिपोर्ट आना और कांग्रेस का अपने ट्विटर हैंडल से ये शेयर करना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिखा रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो अमेरिका बांग्लादेश के अंदर तूफान मचा रहा है, जो बांग्लादेश के अंदर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, वो अमेरिका हमारा सगा कब से हो गया, और इतना सगा कब से हो गया कि भारत को ये समझा रहा है कि देख भाई, चाइना से तुझे अवेयर रहना चाहिए। और खुद जिस तरीके से वो इस टाइम पर हमारे बॉर्डर के ऊपर तूफान मचाए हुए है, या बांग्लादेश के अंदर तूफान मचाए हुए है, और सबसे बड़ी बात मणिपुर के अंदर जिस तरीके से इंसर्जेंसी क्रिएट किए हुए है, और उससे बड़ी बात जिस तरीके से एनजीओ फंडिंग के थ्रू पंजाब के अंदर क्रिश्चियंस का एक पूरे का पूरा जमात खड़ा कर चुका है, ये अमेरिका हमें कह रहा है। तो आप सोचकर देखिए, कलेश कहीं और ही है, खेल कहीं और ही है, और हमें इस खेल को समझना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्या चाइना इंडिया के बॉर्डर पर चाइना ने 1,20,000 सैनिकों को खड़ा कर रखा है? बिल्कुल सही बात है, खड़ा कर रखा है। तो भाई अभी जो वो डील हुई थी, क्या उस डील के अकॉर्डिंग वो सैनिक वापस नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो इंडिया क्या करेगा? तो अच्छा, उसके बाद जो हेविट्जर तोपें वहां खड़ी कर रखी हैं, हाँ जी खड़ी कर रखी हैं। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल या सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगा रखी हैं, बिल्कुल लगा रखी हैं। तो सवाल आता है कि इंडिया उस चीज को जानता है? बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता है। उससे अगला सवाल ये आता है कि भाई क्या इंडिया उसके लिए तैयार है? जानता है तो हाँ भाई, इंडिया भी तैयार है। इंडिया भी मिरर डिप्लॉयमेंट के थ्रू इतनी आर्मी को वहां ले जाकर खड़ा कर चुका है। वहां पर इंडिया की इतनी आर्मी खड़ी हुई है मजबूती के साथ। इंडिया की भी 1.25 लाख आर्मी है, इंडिया की भी हफिजत तोपे हैं, इंडिया के पास भी अपाचे एयरक्राफ्ट वहां पर हैं, इंडिया के पास भी अपना एयरफोर्स वहां पर मौजूद है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स मौजूद हैं, सब चीजें मौजूद हैं। तो भाई कलेश किस चीज का है? तो सवाल ये आएगा ना कि पहली बात तो फिर वो अगर इंडिया की भी सेना है, चाइना की भी सेना है, दोनों की दोनों आमने सामने खड़ी हुई है, तो इतना 4 साल से चल क्या रहा था, और चल जो रहा था वो रुका क्या, क्या रुका और कैसे रुका? तो मैं इसी चीज को पहले क्लियर कर। तो देखो, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि हुआ ये था कि चाइना के फोर्सेस बॉर्डर पे मौजूद थी, इंडिया की भी फोर्सेस बॉर्डर पर मौजूद थी। चाइना ने एकदम से, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा था, तो एकदम से अपनी बॉर्डर पर फोर्सेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। इंडिया को थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट की नहीं थी। फिर भी अगर मन करे तो ए एंटनी का पार्लियामेंट में बयान सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने बॉर्डर पर किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों नहीं किया। अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, जिसके अंदर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते तो उन्हें डर था कि कहीं चाइना की फौज उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आसाम तक ना आ जाए और इधर शिमला मनाली क्रॉस करके दिल्ली तक ना आ जाए। उन्हें ये डर था, इसलिए वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया।
यानी फिर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हुआ 2014 से। तो इसीलिए जो भी था, लेकिन फिर भी इंडिया ने बहुत कैपेबल तरीके से बहुत जल्दी जो काम 28-28 मतलब 4-4 दिन में होता था, एक-एक हफ्ते में होता था, वो काम इन्होंने 7-8 घंटों के अंदर कर दिया। पिछले हमारे डिस्कशन के अंदर मेजर जनरल सुधाकर जी ने बोला था, बताया था कि चाइना के जो काउंटर पार्ट थे उनके, वो एकदम से हैरान हो गए कि यार तुम इतनी सेना लेके कैसे आ गए, हमें तो लगा कि तुम एक हफ्ते तक यहाँ पर आ ही नहीं पाओगे। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, इंडिया ने भी वहां पर अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया, इंडिया की भी बराबर की आर्मी वहां पर खड़ी हुई है। तो लड़ाई क्या थी? लड़ाई ये थी कि असलियत में बहुत सारा लगभग लगभग 35-40 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां पर दोनों ने एक बफर जोन बना रखा है। बफर जोन का मतलब है ये 30 किलोमीटर का इलाका, ना तेरा या ना मेरा, इसमें मेरी सेनाएं भी आ सकती हैं। मेरी तरफ के जो गडरिये हैं जो कि वहां पर भेड़ वगैरह चराते हैं, वो उस इलाके तक जाकर भेड़ चरा सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, रह सकते हैं, मतलब रह नहीं सकते, परमानेंट रेजिडेंस नहीं होगा, लेकिन हाँ वहां तक मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से इंडिया की तरफ वाले उस 30 किलोमीटर के अंदर, यानी उस 30 किलोमीटर के इलाके में चाइना वाले भी आ सकते हैं और इंडिया वाले भी जा सकते हैं। लड़ाई ये हुई थी कि चाइना वाले उस 30 किलोमीटर के इलाके के अंदर कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर आकर बैठ गए, और जहां तक इंडियन फोर्सेस अप्रैल 2020 से पहले जाती थी, अब वहां तक नहीं जा पा रही थी। लड़ाई इस चीज की थी कि उस बफर जोन को हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। जिस पॉइंट तक हमारी आर्मी जाती थी उस पॉइंट तक दोबारा जाएगी, और 4 साल हम इसी पॉइंट पर लड़ते रहे उस बफर जोन के नाम पर। और चाइना की जो सलामी स्लाइसिंग वाली पॉलिसी थी कि चलो जी कोई बात नहीं जी, अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखेंगे, अब नया बफर जोन बना लेते हैं। इंडिया कहता है नहीं, कोई नया बफर जोन नहीं बनेगा। 2 अप्रैल 2024 तक हमारी सेनाएं जहां तक जाती थी दोबारा वहीं तक जाएंगी, और पक्के तरीके से जाएंगी। अब आप सोचिए, इस वजह से इतनी सी एक पॉइंट के ऊपर गलवान में क्लैश हुआ, उसके बाद डेप्सोंग से लेकर डमचौक से लेकर हर जगह पर हमारे जो पॉइंट्स थे वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई और लड़ने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। ये चीज हमें समझनी होगी कि गलवान के अंदर चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस लेवल पर मुंह तोड़ जवाब दिया कि चाइना को, हमारे जितने हमारे सैनिक शहीद हुए उससे दुगनी संख्या में चाइना के सैनिक शहीद हुए। तो सवाल अब ये उठता है कि भाई अल्टीमेटली लड़ाई किस चीज की थी, तो वो मैंने समझा दिया। तो भाई समझौता क्या हुआ है? समझौता जो 21-22 अक्टूबर को हुआ वो ये हुआ था कि इंडिया की फोर्सेस उन पॉइंट्स तक जाएंगी और चाइना की फोर्सेस भी इन पॉइंट्स तक आएंगी, क्योंकि जितना रास्ता इंडिया वो चाइना ने रोका, उतना रास्ता इंडिया ने भी रोक लिया कि हम तुम्हें नहीं आने देंगे। अब दोनों के दोनों सेनाएं एक दूसरे की फायरिंग रेंज में आ गई। इसका मतलब ये है कि कई जगह पर तो 100 मीटर दूरी पर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, निशाना तान के, कि अगर गलती से एक गोली चलती है तो दोनों बटालियंस या दोनों की दोनों सेनाएं एक दूसरे को खत्म करने पर तुल जाएंगी। इसे कहते हैं एंगेजमेंट। तो हुआ क्या है? डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट का मतलब जो मेन फ्रंटल फोर्स हैं वो कुछ किलोमीटर पीछे आ गई, यानी 2-3 किलोमीटर इधर पीछे चली गई, 2-3 किलोमीटर उधर पीछे चली गई, और इंडिया की फोर्सेस को 30 किलोमीटर तक के उस पॉइंट के अंदर दोबारा से जाकर पेट्रोलिंग करने का मौका मिले, वो परमिशन तो नहीं कहेंगे, हाँ पेट्रोलिंग कर पाएंगी। और साथ में हमारे जो गडरिये वगैरह जिस पॉइंट तक जाकर अपनी भेड़ें चराते थे उस पॉइंट तक चले जाएंगे, और चाइना भी उस पहले 2020 से पहले, अप्रैल 2020 से पहले जहां आता था वहां तक आ सकता है। यानी असलियत में 2020 से पहले की सिचुएशन बन गई, और जो फोर्सेस बीच में आकर खड़ी हो गई थी एक दूसरे के सामने, वो नहीं है, उसे कहेंगे डिसएंगेजमेंट। सेनाएं अब कुछ कदम पीछे हट गई हैं। उसके बाद आता है डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन का मतलब है कि अभी भी सेनाएं इतनी पीछे तो आ गई हैं कि वो 30 किलोमीटर का बफर जोन खाली कर दिया है, लेकिन अभी इतनी पीछे नहीं आई हैं कि लड़ाई होने के बाद वो आगे ना जा पाए, या यूं कहें कि शांति का मामला हो गया। यानी कि इंडियन और चाइनीज फोर्सेस को अभी भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं है कि कब कौन आके किस पॉइंट पर कब्जा कर ले, इसलिए अभी भी वो
थोड़ा सा सिर्फ इतना पीछे गई हैं कि अगर किल को किसी भी तरीके की कोई भी अप डाउन होता है, किसी भी तरीके का कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है या दूसरा पक्ष इलाके पर कब्जा करता है, तो कम से कम ये लोग जाकर उसको मुकाबला कर सकें। यानी इंडिया की फोर्सेस भी कुछ किलोमीटर पीछे आई हैं और चाइना की फोर्सेस भी उतने किलोमीटर पीछे चली गई हैं, और वो 30 किलोमीटर से बाद वाले बॉर्डर के ऊपर, यानी दोनों सेनाओं के बीच में 30 किलोमीटर का अंतर है, हमें ये समझना होगा। और 30 किलोमीटर सेनाओं के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसका मतलब अगर कल को किसी भी तरीके का एंगेजमेंट होता है तो दोनों की दोनों सेनाएं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगी और एक दूसरे का मुकाबला करेंगी। तो ये है, ये डिस एंगेजमेंट के बाद डी एस्केलेशन का मतलब होगा कि वहां से जो फ्रंट पॉइंट है उससे वो सेनाएं पीछे हटकर अपने अपने उस इलाके के बैरकों में आ जाए। असलियत में जो 1.25 लाख सैनिक बता रखे हैं वो अपने अब उस इलाके में बने हुए बैरकों के अंदर हैं और वहां पर वो रेडी टू अटैक वाली सिचुएशन में हैं। उसे कहा जाएगा, अगर वो रेडी टू अटैक वाली सिचुएशन में है तो वो एस्केलेशन कहलाएंगे कि जरा से कुछ एस्केलेट हुआ, लड़ाई झगड़ा शुरू। अब डी एस्केलेशन का मतलब होता है उस पॉइंट से पीछे जाना। उस पॉइंट से पीछे अभी तक दोनों में से कोई भी सेना नहीं गई है, दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। अब तीसरा पार्ट जिसमें चाइना अमेरिका हमें कंफ्यूज कर रहा है वो है डीमिलिटराइजेशन। यानी कि चाइना, अमेरिका ये कह रहा है कि चाइना ने अभी भी इस इलाके को हाईली मिलिटराइज कर रखा है, 1.25 लाख सैनिक वहां पर तैनात कर रखे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, हवित्जर तोपें हैं और हर वो वेपन अवेलेबल है जो कि लड़ाई में काम आना चाहिए या काम आ सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में इसको हमें समझना होगा कि भाई वहां पर केवल चाइना की सेना नहीं है, भारत की सेना भी वहां पर उतनी ही मुस्तैदी से खड़ी हुई है। तो अमेरिका जिस डीमिलिटराइजेशन शब्द का इस्तेमाल कर रहा है उसका मतलब यह होता है कि चाइना भी पूरे तिब्बत में से अपनी सेना को हटाकर अब वापस अपने देश ले जाए या बीजिंग के आसपास ले जाए और बैरकों में बिल्कुल बंद करके बैठा दे कि ठीक है अब आप वहीं रहो, और इंडिया भी अपनी सेना ले आए। इसे कहते हैं डीमिलिटराइजेशन। असलियत में डीमिलिटराइजेशन होगा भी नहीं, ये चीज समझ लीजिए। दो देश हैं, दोनों हॉस्टाइल हैं, दोनों की लड़ाई हो रखी है, तो दोनों में से कोई भी अपनी सेना को वापस बैरकों में नहीं भेजेगा, फ्रंट पे तो रखेगा। यानी मिलिटराइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन तो होगा ही होगा। तो पहली बात तो ये जो बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें कांग्रेस नाच नाच के शोर मचा रही है कि मोदी की बेइज्जती हो गई, मोदी की बेइज्जती हो गई, ये सब बकवास है भैया। इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लो, मोदी की कोई बेइज्जती नहीं हुई है। मोदी ने बड़े तरीके या भारत सरकार ने बड़े तरीके से इस मामले को हैंडल किया है और पहली बार चाइना 72 साल के इतिहास में पहली बार चाइना बिना लड़े पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप के दम पर पीछे हटा है। इसमें चाइना की कितनी बेइज्जती हुई है ये देखो। और अगर चाइना मान रहा है अपने अखबारों के अंदर कि हाँ डी एस्केलेशन हुआ है, डिस एंगेजमेंट हुआ है और इंडिया की बात मान ली गई है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं चाइना बैकफुट पर है और वो चाइना खुद मान रहा है। अब आ जाते हैं अमेरिका को क्या पड़ी है। भाई जो अमेरिका दुनिया के अंदर तख्ता पलट करने के लिए जाना जाता है, जो अमेरिका बांग्लादेश को जला चुका है, भारत की काख के नीचे जला चुका है, अंदाजा लगा कर देखिए वो हमारा कब से सगा हो गया। इसके पीछे के लॉजिक को अगर आप थोड़ा सा समझते हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि असलियत में अमेरिका जो है वो केवल और केवल इस चीज को की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके इंडिया और चाइना आपस में भिड़ जाएं। ये चीज 15 जून 2020 में जब गलवान क्लैश हुआ था उसके बाद भी अमेरिका के सामने आई थी कि अमेरिका पूरी ताकत शोर मचा मचा के कह रहा था इंडिया डोंट वरी वी आर विद यू, तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। अब जब ये कह रहा था कि तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ है तो इससे एक चीज साफ तौर पर नजर आ गई कि भाई वो हमारे यहाँ कहते हैं भिड़ाना चाहता है। ये कहानी बिल्कुल, इसको अगर आपने सोचना है तो बिल्कुल एक सिंपल सी वो जो बंदर और बिल्लियों वाली कहानी थी कि दो बिल्लियों की हो गई लड़ाई। अब जब दो बिल्लियों की आपस में लड़ाई हो गई तो ऑब्वियस सी बात है दोनों बिल्लियां आपस में लड़ रही थी एक रोटी के चक्कर में। दूर बैठा हुआ बंदर कहता है तुम क्यों लड़ रही हो, मैं तुम्हारा फैसला करवा देता हूं। और वो याद रखिए, वो याद करो उस लड़ाई के अंदर वो बंदर जो है वो रोटी एक एक टुकड़ा कर करके सारी रोटी खा गया और बिल्लियां मुंह देखती रह गई।
असलियत में भारत और चीन जो है यहाँ पर वो बिल्लियां हैं और बंदर जो है वो अमेरिका है। अमेरिका चाहता है कि असली भाई अमेरिका अल्टीमेटली चाहता है कि अमेरिका के सामने कोई भी एक नई पावर खड़ी ना हो। अब उसमें एक बड़ी पावर चाइना है और दूसरी बड़ी पावर इंडिया है। अब अमेरिका चाहता है कि अगर ये दोनों पावर्स आपस में भिड़ जाएं, अमेरिका ताकतवर है तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया अगर चाइना से लड़ेगा तो अमेरिका इंडिया के पीछे खड़ा होकर क्या गेम खेलेगा, इंडिया को बहुत सारे हथियार, गोला बारूद, सब चीजें देगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेगा और इंडिया की इकोनॉमी पे बिल्कुल वैसे ही कब्जा कर लेगा जैसे यूक्रेन की इकोनॉमी पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया। आज के दिन यूक्रेन अगले 100 साल तक भी लगा रहे तो भी अमेरिका का कर्जा नहीं उतार पाएगा। एक तरीके से रशिया से लड़के यूक्रेन अमेरिका का गुलाम हो चुका है। इसी तरीके से इंडिया को भी उसी सिचुएशन में लेके आने की कोशिश थी, लेकिन इंडिया ने समझदारी दिखाई, चाइना ने भी समझदारी दिखाई। वरना अमेरिका पूरी कोशिश में लगा हुआ था कि कैसे भी इंडिया चाइना से भिड़े, इंडिया को हथियार, गोला बारूद भर भर के दे, इंडिया पूरी ताकत के साथ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए और अमेरिका अगले कई साल तक या कम से कम 100 साल तक इंडिया को लूट लूट के खाता रहे, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपने फेवर में बनाता रहे। और चाइना को अगर इंडिया से लड़ाओगे तो चाइना जो है वो अगर लड़ेगा तो पूरी ताकत लड़ाई पे लगेगी तो उसका इकोनॉमिक कलैप्स होगा, उसकी इकोनॉमी टूटेगी। जो भी चाइना ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड से लेकर दूसरी चीजें खरीद रखी हैं वो सारे के सारे पैसे इंडिया के साथ लड़ने में फूंक देगा और जैसे ही वो पैसे फूकेगा तो असलियत में चाइना की मार्केट के ऊपर भी अमेरिका का कब्जा होगा और चाइना का जो कर्ज अमेरिका के ऊपर चढ़ा हुआ है वो सारा कर्ज भी उतर जाएगा। तो इस लड़ाई को ध्यान में रखते हुए या इस मामले को ध्यान में रखते हुए दोनों आपस में भिड़े हुए थे या दोनों को उकसाए हुए था और इसका फायदा अमेरिका उठाना चाहता था। दोनों ने शांत रह के, इंडिया ने तो अमेरिका से हथियार तक नहीं खरीदे, अमेरिका इसका भी चिढ़ा हुआ है और बांग्लादेश को जलाने के पीछे का लॉजिक ही ये है कि भाई बांग्लादेश को जिस तरीके से जलाया है उसके पीछे का लॉजिक ये है कि इंडिया काबू में नहीं आया, 4 साल बहुत मेहनत कर ली, अब कम से कम इंडिया को किसी ऐसी लड़ाई में फंसा दो कि इंडिया वहां पर जलता जलता मर जाए, इसीलिए बांग्लादेश जलाया गया है। खैर, शॉर्ट में यह है कि हमें अमेरिका की इस चालबाजी को समझना चाहिए। साथ में अमेरिका, ना केवल अमेरिका की चालबाजी बल्कि उसके साथ एक जो बेवकूफी दिखाने वाला हमारी पार्टी है कांग्रेस, जो उस मामले में लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं कर रही और उसकी वो जो प्रवक्ता टाइप की कुछ भी है जिसने वो वीडियो बनाया, उन सबको थोड़ा सा हमें समझाना होगा या हमें समझना होगा कि देखो भैया, यहां पर परिस्थितियां कुछ और ही हैं, इन परिस्थितियों को समझो। यहां परिस्थितियां ये हैं कि हमारे देश को हमने जो अमेरिका को रोका है उससे अमेरिका चिढ़ा हुआ है और राहुल गांधी जिस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही हैं सत्ता के लालच में, वो ठीक नहीं है। उन्हें अपने आप को संभालना होगा, उन्हें समझना होगा कि भारत की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें नई नीतियां बनानी है, ना कि नई नीतियां बनानी है, नई नीतियां बतानी है, ना कि सत्ता के लालच में अंधे होकर देश का नुकसान करें। उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि उन्हें जनता वोट क्यों नहीं दे रही और जनता का मूड समझना होगा और सबसे बड़ी बात, उन्हें अमेरिका जैसे देशों की गोद में बैठे रहने से बचना होगा। तो खैर, अभी इस डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।